तरह की दृष्टि भी हमें मिल रही है। तो फिर हम देखेंगे आठवें भाव का स्वामी कहाँ है। तो आठवें भाव में हम जाएंगे तो हमें यह दिखेगा कि आठवें भाव में जो राशि है वो कर्क है। और कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा है ना। चंद्रमा कहाँ बैठा है इस कुंडली में? आपको चंद्रमा दिखेगा, चंद्रमा चौथे स्थान में बैठा है, चतुर्थ भाव में बैठा है। समीर जी अपने माइक को बंद कर लीजिए, आप आपके पास से बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है? आठवें का स्वामी चौथे में आ गया। आठवां भाव कहाँ आया? चौथे में आ गया। चौथा भाव क्या है? मन है। चौथा भाव क्या है? हमारे घर का वातावरण है। चौथा भाव क्या है? हमारा घर है। इन सब चीजों में क्या आ गया? आठवां भाव आ गया। आठवां भाव क्षय पीड़ा है, तो मन में सफरिंग देगा। मन में सफरिंग क्यों देगा? क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा को भी यहाँ पे हम लेके चलेंगे। मन को विचलित करेगा। मेंटल सफरिंग यहाँ पे दे सकता है, हम यह बोलेंगे। ठीक है। और एक और प्रेडिक्शन यहाँ पे होगी। यहाँ पे हम स्पष्ट रूप में यह भी बोलेंगे कि जन्म स्थान या अपने घर के पास रहने में ऐसी स्थिति बन रही है, या घर में रहने में ऐसी स्थिति बन रही है। क्यों? क्योंकि चौथा हाउस घर है और वहीं पे ये समस्या हो रही है। तो यह व्यक्ति अपने घर को छोड़ दे या अपने जन्म स्थान से दूर चला जाए तो ये सब स्थिति इसके साथ नहीं होगी। समझ में आ रही है चीजें? वैसे ही मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे आकर पूछ रहा हो कि भाई हमें धन कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। तो आपने देखा उनकी कुंडली में यही स्थिति है, कहीं कोई ग्रह नहीं है। और धन भाव का जो स्वामी है, जो सेकेंड हाउस का लॉर्ड है, वो एक आठवें घर में एट्थ हाउस में जाकर बैठ गया है। तो इस स्थिति में भी आप क्या कहेंगे व्यक्ति को? ज्योतिष का काम कर लो, टैक्स का काम कर लो, पैसा वहां से आ जाएगा। आ जाएगा, सीधा सीधा कनेक्शन देख पा रहे हैं? सीधा कनेक्शन आप लोग देख पा रहे हैं? चीजें तो वहां मिल जाएगी आपको। उसके बाद फिर टैक्स का काम कर लो, आ जाएगा। यहाँ हम यह भी कह सकते हैं कि आपको पैतृक संपत्ति भी मिल जाएगी। पैतृक संपत्ति जो आपके पिताजी दादाजी के द्वारा आपको दी जाए, वो संपत्ति मिल जाएगी। फिर यहाँ पे हम यह भी कह सकते हैं कि आपको अचानक लाभ होगा, क्योंकि अचानक लाभ का भी स्थान जो है वो आठवां है और धन भाव का स्वामी आकर बैठा है। तो इस स्थिति में हम बोलेंगे कि भाई अचानक लाभ भी आपको प्राप्त होगा। जिसे हम लोग अंडरग्राउंड पैसा कहते हैं ना, वो भी मिलेगा। और इंश्योरेंस से ही व्यक्ति पैसा कमा सकता है, क्योंकि आठवां भाव वहां पे आ रहा है। और ज्योतिष से तो निश्चित ही कर पाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे जो संपर्क बना रहा है वो गुरु है। ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई को ये ज्योतिष का ज्ञान देकर या ज्योतिष से या सलाह देकर, एडवाइस देकर ये पैसा कमा सकता है। क्योंकि यहाँ पे संपर्क कौन बना रहा है? गुरु बना रहा है। अब गुरु की जगह यहाँ पे बुद्ध बना ले, तो बुद्ध क्या है? पढ़ना पढ़ाना है। तो यहाँ पे यह भी कह सकते हैं भाई यहाँ ज्योतिष को यह पढ़ाकर ये पैसा कमा लेगा। ठीक है। दूसरा, धन भाव का स्वामी यदि नाइन्थ हाउस में चला जाए, धन भाव का स्वामी जो है वो नौवे भाव में चला जाए, तो वहां पे क्या आपको दे रहा है? यहाँ पे आप स्पष्ट रूप में जातक को, जो व्यक्ति है उसे आप कह सकते हो
आप जन्म स्थान से दूर चले जाओ, या आप अपने काम में लंबी यात्रा, जैसे मुंबई से आप बेंगलोर चले जाओ, आप कलकत्ता से भुवनेश्वर चले जाओ, ऐसी लंबी यात्रा आप अपने जीवन में इंक्लूड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो निश्चित ही आपके पैसे आने के माध्यम बन जाएंगे और पैसा आना आपको प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ यह भी कह सकते हैं कि नाइन्थ हाउस क्या हायर एजुकेशन है, तो हायर एजुकेशन से भी आपको पैसा प्राप्त होगा। आप जितना ज्यादा हायर एजुकेट होगे उतना ज्यादा आपको वेल्थ की प्राप्ति होगी। और क्या है नाइन्थ हाउस? नाइन्थ हाउस धर्म है। नाइन्थ हाउस धर्म है ना हमारा, गुरु हैं, पिता हैं, तो इनकी सेवा से ही प्राप्त होगी, हमें यह भी कह सकते हैं, परंतु सेवा को तब लेंगे जब छठा भाव इसमें आएगा। ऐसे कह सकते हैं कि इनकी ब्लेसिंग, इनके आशीर्वाद से भी धन की प्राप्ति होगी। और हमेशा याद रखिएगा, नौवां भाव जो है वो नीति और नैतिकता है। क्या है? नीति है और नैतिकता है, अर्थात हम कैसे अपने सभी कार्य को कर रहे हैं, किस नीति से कर रहे हैं। अब राजनीति वहां लेकर आप आ रहे हो, या फिर आप कूटनीति लेकर आ रहे हो। ठीक है, दोनों में से आप कर क्या रहे हो? आपकी जो भी नीति वो धर्म के साथ हो, इसे धर्म का, धर्म को हम बोलते हैं धर्म। तो धर्म क्या है? धर्म नीति से रहना है सर। धर्म हमें तो यही कहता है कि धर्म अर्थात कि भाई सही दिशा में चलो। नीति के साथ रहना धर्म होता है। हाँ, और सही दिशा में चलो, नीति आपकी अच्छी होनी चाहिए, वही धर्म है। तो नाइन्थ हाउस क्या है? धर्म है हमारा। ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भाई धर्म संगत, धर्म के साथ अपनी चीजों को करो, उसमें कोई ये नहीं होना चाहिए। तो चीजें आपकी ठीक रहेगी, पैसे आपको आते रहेंगे। ठीक है। वैसे ही मान लीजिए धन भाव अर्थात दूसरे भाव का स्वामी सातवें घर में चला जाए, तो क्या देगा? सातवां हाउस क्या है फिर? पहले हम लेते थे क्या कि यहाँ जो ग्रह बैठा है, मान लीजिए सेकंड हाउस में जो ग्रह बैठा है, वो अपने लॉर्डशिप से पैसा देगा। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद फिर हम देखें जो ग्रह दृष्टि डाल रहा है, वो जहां से दृष्टि डाल रहा है वहां से पैसा देगा। और साथ में उस घर की जो लॉर्डशिप है वहां से वो पैसा देगा। ठीक है। परंतु तीसरा हमें यह दिखा कि ये दो चीज नहीं है, तो है जहां धन भाव का स्वामी जाएगा वहां से पैसा देगा। तो सेवेंथ हाउस में धन भाव का स्वामी गया तो वो पैसा कहाँ से देगा लाकर? पार्टनरशिप से पैसा लाकर देगा। ठीक है। और साथ में कहाँ से पैसा लाकर देगा आपको? बिजनेस से पैसा लाकर देगा। जो कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है हमारी, वहां से पैसा लाकर देगा। विदेश सेटलमेंट से पैसा लाकर देगा। ठीक है। क्योंकि सातों भाव को हम विदेश सेटलमेंट कहते हैं, ना कि विदेश यात्रा कहते हैं। ये नहीं कि आप विदेश जाओ और विदेश जाकर आप थोड़ा घूम कर चले आओ और फिर आपको पैसा आ गया, ऐसा नहीं। आप वहां जाकर रहो, आप वहां सेटल हो तो वो पैसा देगा। ठीक है। क्योंकि सातवां भाव क्या है? विदेश सेटलमेंट है, तो पैसा देगा। यहाँ यह भी कह सकते हैं कि सर पार्टनर के आने के बाद। हाँ बताइए। सर आप बोलते हैं ना ट्वेल्थ हाउस विदेश सेटलमेंट है। ट्वेल्थ हाउस भी विदेश सेटलमेंट है और सातवां भाव भी विदेश सेटलमेंट है। विदेश सातवां भाव क्यों है विदेश सेटलमेंट? भयात क्यों है? भाव में जब हम पढ़ेंगे, फटा बता रहे हैं, जब भयात भाव में हम पढ़ेंगे तो आपको वहां दिखेगा चौथे से चौथा, चौथे से चौथा जो भाव होता है वो दूसरा घर होता है।
ठीक है, दूसरा घर और कुछ दूरी का घर। ठीक है, तो इसलिए जब आप चौथा से चौथा गिनिएगा तो आप सातवें पे आ जाइएगा। चार, पाँच, छह और सात। तो इसलिए सातवें को विदेश सेटलमेंट अर्थात विदेश में रहना कहा जाता है। बारहवा भाव है विदेश जाना। नौवा भाव है विदेश लंबी यात्रा। तो सातवां भाव, नौवा भाव, बारहवा भाव, ये जो है वो जब एक साथ इंक्लूड होंगी तो आपको विदेश जाने के योग मिलेंगे, विदेश सेटलमेंट के योग मिलेंगे। ठीक है, और इसके साथ में आपका चौथा भाव पीड़ित होना चाहिए। पीड़ित अर्थात जो फोर्थ हाउस है वो खराब होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका अपना घर स्वयं खराब नहीं होगा तब तक आप बाहर नहीं जाओगे। इसलिए चौथा भाव जो है वो वहाँ पीड़ित अवस्था में होना चाहिए। तो विदेश सेटलमेंट के अच्छे योग होते हैं। अब धन भाव पे हम चल रहे थे। अब धन भाव का जो स्वामी है, हम मान लेते हैं चौथे में जाकर बैठ जाए, फोर्थ हाउस में जाकर धन भाव का स्वामी बैठ जाएगा। तो इस स्थिति में जातक को रियल एस्टेट से पैसा आएगा। रियल एस्टेट, भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीजों से पैसा उसे मिलेगा। वास्तु के काम से पैसा मिलेगा। इंटीरियर डिजाइन से उसे पैसा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि अपने होम स्टेट में ही, अपने घर के आसपास ही उसे पैसा मिल जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। यहाँ हम यह भी कह सकते हैं कि जो जहां से ही पैसा मिलेगा वहां माँ का भी सपोर्ट हो तो और अच्छा है, या माँ का सपोर्ट रहेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ चौथा भाव आ रहा है। अब ऐसे ही इसे हम देख लेते हैं, धन भाव का जो स्वामी है वो ट्वेल्थ हाउस में चला जाए। जो रुचिता जी का भी प्रश्न था उसके अकॉर्डिंग ट्वेल्थ हाउस में चला जाए, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? ट्वेल्थ हाउस क्या है? अस्पताल है, हॉस्पिटल है ना। ट्वेल्थ हाउस क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो यह व्यक्ति इन्वेस्ट करके पैसा कमाएगा, अस्पताल पे करके पैसा कमाएगा, विदेश यात्रा से पैसा कमाएगा। विदेश यात्रा अर्थात विदेश जाकर, विदेश से आकर, विदेश से जुड़कर, विदेशी कंपनियों से जुड़कर पैसा कमाएगा और अच्छी वेल्थ जनरेट करेगा। मैं हम उस पैसे की बात नहीं कर रहे हैं जो पैसा आया और गया, उसकी बात नहीं, मनी लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं। आपके पास क्या पैसा है मौजूद, वो पैसा आएगा। ठीक है। होता क्या है, हम सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं अपनी आजीविका के लिए, अपने कर्म को समझकर अपनी आजीविका के लिए हम सभी कुछ न कुछ, कोई ना कोई काम में लगे होते हैं। ठीक है, परंतु हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन से काम को करने से ज्यादा पैसे की हमें प्राप्ति होगी। क्योंकि आज जो दुनिया है, ठीक है, आज का जो समय है वो यही कहता है कि भाई भौतिक जीवन, भौतिक जीवन आप कितना बेहतर जी रहे हो, वही आज की दुनिया है। आज के लोगों से आप पूछने जाओ कि भाई मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, वो कहेंगे ये कौन सा जानवर का नाम है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए पैसे का महत्व है। और सस्टेन करने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए पैसे की प्राप्ति तो आवश्यक है ही व्यक्ति के लिए। तो इसलिए सबसे ज्यादा वेल्थ जो आपको प्राप्त होगा वो धन भाव में स्वामी जो ग्रह बैठा है, जो धन भाव में बैठा है वो पैसा ला कर देगा, या जो धन भाव पे दृष्टि डाल रहा है वो पैसा ला कर देगा, या धन भाव का स्वामी जहां बैठा है वहां से पैसा ला कर देगा। ठीक है, और ये तीनों अपने अपने स्थान पे अच्छे से काम करके पैसा देंगे। परंतु सबसे पहले आपको अप्लाई करना है कि धन भाव में स्वामी, धन भाव में कौन सा ग्रह है। यदि वहां कोई ग्रह नहीं है तो आगे बढ़ना है कि भाई धन भाव की दृष्टि किसकी पड़ रही है। जब दृष्टि भी नहीं है तो आप इस पॉइंट पे आएंगे कि धन भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। ऐसे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, सीधा हम लोग कूद पड़ते हैं कि यहाँ कोई ग्रह नहीं है,
तो चलो सबसे पहले अब देखो इसका स्वामी कहाँ बैठा है, और उस जहाँ स्वामी बैठा है उसका उपाय नहीं देना है। उपाय दे दो, जैसे मान लीजिए कि मिथुन लग्न की कुंडली है, धनवाब का स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा कहाँ बैठा उससे कोई मतलब नहीं है। आपने चंद्रमा के उपाय दे दिए कि मोती पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, आपको पैसा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं आएगा। वो ग्रह कहीं से लाकर तो देगा नहीं, ठीक है, माफ कीजिएगा, वो ग्रह खुद तो कहीं से देगा नहीं, वो तो कहीं ना कहीं से लाकर देगा। इसलिए हम सर, बार बार कहते हैं। हाँ बताइए। धन भाव का स्वामी कौन है पहले वो देखना है। अगर वहां और कोई नहीं है तो फिर उसमें दृष्टि कौन सी पड़ रही है वो देखना। और तीसरा। इससे सबसे पहले यह देखना है, धन जी। भाव, एक कुंडली बना लीजिए आप लोग सभी, आओ के और क्लियर आप लोग हो जाएंगे। एक कुंडली बना लीजिए मिथुन लग्न की, मिथुन लग्न की एक कुंडली बना लीजिए, जैमिनी। मिथुन लग्न की कुंडली बन गई, और उसमें धन भाव जो है, जो सेकंड हाउस है, उसमें आप गुरु को लिख देंगे। गुरु, बृहस्पति, बृहस्पति को आप सेकंड हाउस में लिख देंगे, ठीक है। तो इस कुंडली में हमें बता रहा है धन कहाँ से आएगा। धन हमें आएगा, सेकंड हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है वो देगा, ठीक है। तो सेकंड हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, गुरु बैठा है। अब गुरु देगा तो कहाँ से देगा, तो की जो लॉर्डशिप है, जो गुरु जहाँ का मालिक है उस जगह से लाकर धन आपको देगा। तो गुरु कहाँ कहाँ का लॉर्ड है यहाँ, तो देखेंगे हम तो दिखेगा, एक तो सातवें भाव का, सप्तम का, और दूसरा क्या है, दसम का। तो एक कर्म स्थान है, और दूसरा क्या है, आपका बिजनेस का स्थान है। तो इस स्थिति में यह व्यक्ति जो है वो धन कहाँ से लाएगा, बिजनेस से लाएगा। चाहे व्यक्ति बिजनेस कर ले तो धन इसे अच्छी मिल जाएगी, और उस बिजनेस को ही यह अपना प्रोफेशन बना ले तो और बेहतर रहेगा। उसके बाद विवाह के बाद उसे और प्राप्ति होगी, क्योंकि विवाह के बाद पार्टनर आ जाएगा तो इस घर की जागृति हो जाएगी। मैंने बताया ना कि कोई भी घर जब जागृत होता है तो और बेहतर परिणाम आपको देता है, ठीक है। तो इस कुंडली में हमें पता चल गया गुरु देगा। गुरु कहाँ से देगा, तो सेवेंथ और टेंथ हाउस से पैसा आपको देगा। अब इसी कुंडली में आप गुरु को जो है वो यहाँ से काट दीजिए, हटा दीजिए गुरु को। गुरु को यहाँ से आप काट दीजिए, वहां पे गुरु को मत लिखिए। सर रुकिए सर, एक मिनट हम। हाँ ठीक है। गुरु जी वो हाँ जो बताइए। आपने क्वेश्चन पूछा था ना, मेष लग्न की कुंडली में दो पर विचार करना है, वो भी गुरु उसमें जी। उस पर चर्चा करेंगे, अभी पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। हो गया। अब इसे गुरु को वहां से काट कर मंगल को 11 इलेवेंथ हाउस में मंगल को लिख लीजिएगा। इलेवेंथ हाउस में मंगल को आप लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ तो हमें दिख रहा है कि भाई ट्वेल्थ हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा है, माफ करना, दूसरे भाव में, धन भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है। अब उस भाव पे दृष्टि किसकी पड़ रही है, कौन सा ग्रह है जो वहाँ उस घर को दृष्ट कर रहा है, उस घर को देख रहा है, ठीक है। मंगल मंगल ही देख रहा है ना सर। हाँ मंगल ही देख रहा मंगल। है, तो जी, मंगल अपने चौथे भाव से देख रहा है।
चौथे दृष्टि से दृष्टि। देख रहा है, दृष्ट कर रहा है। तो इस स्थिति में हमें यह समझ में आ गया कि इस कुंडली में मंगल पैसा लाकर देगा। पैसा देने का डिपार्टमेंट मंगल का हो गया। सविता जी अपने माइक को बंद कीजिए। हाँ सर। पैसा लाकर कौन देगा? मंगल देगा। मंगल पैसा कहाँ से लाकर देगा? तो उसे समझने के लिए फिर हमें देखना होगा क्या कि मंगल की लॉर्डशिप कहाँ है, मंगल कहाँ बैठा है। तो मंगल कहाँ बैठा है, वो कहाँ से दे रहा है? 11वां भाव। 11वां भाव क्या है? एनजीओ है, आपका समाज है, आपका मित्र मंडली है, ठीक है। ये सब क्या है? एक बड़ा भाई है, 11वां भाव है, ठीक है। उसके बाद फिर जब मंगल की लॉर्डशिप देखेंगे तो लॉर्डशिप हमको मिलेगा एक छठे भाव में जा रहा है, एक खुद 11वें भाव में जा रहा है। और जब वो मंगल की जो मूल त्रिकोण है 1 और 8, तो मंगल की जो मूल त्रिकोण है वो कहाँ जा रही है? 1 में जा रही है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति एनजीओ से जुड़कर एनजीओ को सेवा देता है, या एनजीओ से जुड़कर यह कोई नौकरी करता है, क्योंकि दोनों भाग को हमें यूज करना है ना। तो इस स्थिति में इसे पैसा मिलेगा और बहुत बेहतर पैसा जनरेट होगा। बहुत ऐसे एनजीओ आप देखे होंगे जो गायों की सेवा कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, जो भिखारी लोग हैं उन सेवा कर रहा है, ठीक है। तो वो तो सेवा कर रहा है, छठा भाव को यूज कर रहा है। एक एनजीओ बनाया हुआ है तो वो क्या है? 11वें भाव को यूज कर रहा है, एकादश भाव को यूज कर रहा है। तो इस स्थिति में उसको पैसा मिल जाएगा। 2 हो गया। अब तीसरा। अब तीसरे में हम देखेंगे। तीसरे में आप क्या कीजिए, चंद्रमा को 7वें भाव में लिख दीजिए। 7th हाउस में चंद्रमा को लिख दीजिए। एक और कुंडली बना लीजिए या फिर इसी में चंद्रमा को 7वें भाव में लिख दीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? चंद्रमा 7वें में गया तो यहाँ तो देखे, सबसे पहले देखे कोई ग्रह बैठा है धन भाव में? नहीं। उसके बाद हमने देखा कि चलो धन भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो धन भाव में दृष्टि किसी की होगी, तो दृष्टि भी किसी की नहीं है। अब हम देखेंगे भाई दृष्टि भी नहीं है किसी की, कोई बैठा भी नहीं है, तो अब धन भाव का जो स्वामी है वो खुद कहाँ गया है? तो आपको दिखेगा जो धन भाव का स्वामी है वो 7th हाउस में गया है, 7वें भाव में गया है। अब 7वां भाव क्या है? 7वां भाव आखिरकार है क्या? बिजनेस है, पार्टनरशिप है, कॉमर्शियल एक्टिविटी है। तो इन सब चीजों से इस व्यक्ति को वेल्थ जनरेट होगा, ठीक है। तो ये 3 तरीके होते हैं किसी भी कुंडली को, किसी भी भाव को रीड करने का, किसी भी घर को रीड करने का ये 3 तरीका होता है। बताइए। सर सर रुकिए सर, हम लिख लेते हैं थर्ड पर। लिख लीजिए आप। सर आप क्या क्या बोले? बिजनेस है और कुछ सुनने को मेरे आज प्रॉब्लम है मोबाइल में आवाज का, इसलिए मैंने ये लिखा है। जैसे बिजनेस कर से, कॉमर्शियल एक्टिविटी से, विदेश जाकर जो 7th हाउस देता है, जो 7वां भाव देता है, तो 7वें भाव संबंधित यह काम करेगा, तो इसके लिए बहुत बेहतर है। वहां से पैसा इसे अच्छा जनरेट होगा, पैसे की अच्छी प्राप्ति इसे होगी। इसके बाद एक और एग्जांपल लेंगे। उसे लिखना नहीं है, सिर्फ समझ लेना है। उसे लिखना नहीं है, सिर्फ वो समझ लेना है। सर हाँ जैसे बताइए। सेकंड हाउस का जो सेकंड हाउस का स्वामी है वो 7th हाउस में आ गया, आप बोले ना। तो वो बिजनेस, और उसमें भी वो चंद्रमा है वहां पे, तो उसको रेगुलर बिजनेस में चेंजेस लाने पड़ेंगे ना, ऐड करना पड़ेगा ना। हाँ वो करना पड़ेगा। और चंद्रमा है तो वहां पे
हम एग्रीकल्चर को भी ले सकते हैं। किसान का काम जो है वो किसानी का लोगों को रख के वो इसका ही बिजनेस करे तो बेहतर है, दूध का बिजनेस करे बेहतर है, पानी का बिजनेस करे बेहतर है। वहां खुद चंद्रमा आ गया, ठीक है। तो ग्रहों को ऐसे ऐड करना बहुत अच्छा है। और सर उसको शादी के बाद ज्यादा लाभ होगा और पार्टनरशिप करने से लाभ होगा, ऐसा है ना उस हिसाब से? हाँ, पार्टनरशिप से भी ज्यादा लाभ होगा और बिजनेस से भी ज्यादा लाभ होगा, लेकिन पार्टनरशिप भी यहाँ पे हम रोकेंगे, आपको पार्टनरशिप को नहीं लेंगे। क्यों? कैसे? क्योंकि पार्टनरशिप को लेने के लिए कुछ और देखने होते हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल जो स्थिति है पार्टनरशिप की खासकर, वो थोड़ी गंदी दिशा में जा रही है। आप पार्टनरशिप कर रहे हो और वो आपका सब कुछ लेके चला गया। तो उस स्थिति में पार्टनरशिप को थोड़ी कुंडली को अच्छे से समझ के उसके बाद बतानी चाहिए। अब खुद देखनी चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति पार्टनरशिप करेगा तो कैसा रहेगा। ऐसे पार्टनरशिप कर सकता है, कोई समस्या नहीं है। सर तो उसके शादी के बाद ज्यादा मतलब उसको अच्छा होगा, ऐसा भी हो सकता है ना? हाँ हाँ हाँ, शादी के बाद ज्यादा अच्छा होगा और शादी जल्दी भी हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा बैठा है ना। चंद्रमा क्या है, किसी चीज को जल्दी करने का कारक है। और बहुत सारे प्रेडिक्शन हमें यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी एक पर्टिकुलर है उसे लेकर चल रहा है। मान लीजिए धनभाव का जो स्वामी है वो पांचवें भाव में पंचम स्थान में जाकर बैठ जाए, तो वो क्या देगा। तो यहाँ पे जातक जो है वह शिक्षा से पैसा कमा सकता है, पढ़ाने से पैसा कमा सकता है, खेल कूद से पैसा कमा सकता है। फिर जो रचनात्मक रचनात्मक अर्थात जो अलग अलग प्रकार की चीजें जो लोग करते हैं उससे पैसा कमा सकता है। अलग अलग प्रकार की, जैसे आप कहीं कहीं देखोगे कि मिट्टी के सामान जो है वो लोग बेच रहे हैं, मिट्टी के सामान लोग बना रहे हैं। तो वो क्या है, कुछ अलग है, रचना की जा रही है, कुछ बनाई जा रही है, ठीक है। ड्राइंग ड्राइंग क्या है, वो भी एक रचना है, वो भी आप कुछ बना रहे हो। कुछ अलग अलग तरीके से कार्य से भी आप उनको कमा सकते हैं। मतलब और यहाँ यह भी, क्रिएटिविटी से? हाँ और यहाँ पे हम यह भी कह सकते हैं, पांचवें भाव की जागृति के बाद व्यक्ति को निरंतर धन आता रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। पांचवें भाव की जागृति कब होगी, संतान प्राप्ति के बाद जागृति हो जाएगी। कुछ अलग अलग काम करते रहेगा व्यक्ति तो पांचवें भाव की जागृति रहेगी, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना यूटिलाइजेशन, जागृत करना। तो उस घर को जहां भी आपका धन भाव का एक बहुत अच्छा समझिए, आप लोग को रेमेडी है आपके आपके हमारे सबके लिए, कि धन भाव का स्वामी जहां है, ऐसे आपके धन भाव में जो ग्रह है वो, या फिर जो दृष्टि दे रहा है वो, यदि इन चीजों को छोड़कर तीसरे पे आते हैं तो धन भाव का स्वामी जहां भी आपकी कुंडली में बैठा है उस घर की यदि आप जागृति कर लेते हो तो आपको धन आना शुरू हो जाएंगे। धन में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। वो निरंतर आपको धन देता रहेगा। तो उस भाव की जागृति आपको कर लेनी है। फिर खेल कूद भी है पांचवा भाव। खेल कूद से ही व्यक्ति पैसा को अर्न कर सकता है, पैसे को कमा सकता है। अब मान लीजिए कुंडली है और 12th हाउस के बारे में हमें जानना है, ठीक है। एक सिंह लग्न की पत्रिका बना लीजिए, आप लोग सिंह लग्न की एक कुंडली बनाइए।
सिंह लग्न की कुंडली बन गई। इसमें चंद्रमा को जो है वो 5वें हाउस में लिख दीजिए। चंद्रमा को पंचम हाउस में, 5th हाउस में डाल दीजिएगा। अब इस कुंडली में हमें क्या दिख रहा है? 12th हाउस के बारे में हम जब समझ रहे हैं कि जो 12वां भाव है वो कैसा है इस कुंडली में। तो हमें सबसे पहले दिखा 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। ठीक है। तो दूसरा स्टेप हम लगाए कि 12वें भाव में पे कोई ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। तो कोई किसी ग्रह की दृष्टि हमें 12वें भाव में नहीं दिख रही है। तो तीसरा स्टेप हमें मिला कि भाई 12वें भाव का स्वामी, 12th हाउस का स्वामी कहाँ है। तो 12th हाउस का स्वामी जो चंद्रमा है वो हमें दिखा कि 5वें भाव में। तो 12th हाउस की हमें क्या करनी है, अर्थात 12th हाउस को हमें समझना है। तो इससे हम कैसे समझेंगे? तो इस स्थिति में सबसे पहला 12th हाउस जो है, 12th हाउस का स्वामी कहाँ है? 5वें में। ठीक है। 12th हाउस को हम क्या कहते हैं? हानि कहते हैं, लॉस को दिखाता है। तो सबसे पहले यह तो दिखा रहा है कि भाई आपके पढ़ाई में, आपकी शिक्षा में लॉस होगा। ठीक है। यदि जातक जिसकी कुंडली है वह व्यक्ति हॉस्पिटल की पढ़ाई करे, ठीक है, जो जेलर वगैरह होते हैं, जो जेल में काम करते हैं, उनकी पढ़ाई करे, तो वहाँ ठीक रहेगा, वहाँ कोई समस्या उसे नहीं मिलेगी। ठीक है। अध्यात्म, 12वां भाव क्या है? अध्यात्म भी है। 12th हाउस जो है वो अध्यात्म भी है। तो अध्यात्म से जुड़ी हुई कुछ शिक्षा ले, अध्यात्म से जुड़ी हुई कुछ पढ़ाई करे, वह भी इसके लिए अच्छा है। इसकी शिक्षा अच्छी मतलब चलती कैसे? रहेगी। मतलब क्या? अध्यात्म, अध्यात्म क्या है? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, उसे ही हम अध्यात्म कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी? अध्यात्म, हाँ, अध्यात्म वो नहीं है कि हम एक माला पकड़ लें और 2 घंटे तक कंटिन्यू बैठे रहे कि हम तो जप कर रहे हैं, तो वो अध्यात्म नहीं है। ठीक है। तो अध्यात्म की शिक्षा भी ले तो इस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसके जीवन में खासकर। तो 12th हाउस आध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है। हाँ 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 हाँ, निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं है। 12th हाउस क्या है? खर्च है ना। और उसका स्वामी कहाँ आकर बैठ गया? 5वें में। तो हम यहाँ यह भी कह सकते हैं यह व्यक्ति जो है वो अपनी पढ़ाई पे, अपनी शिक्षा पे, अपने संतान पे बहुत पैसे खर्च करेगा, बहुत खर्च करेगा। अपने संतान पे, अपनी शिक्षा पे, अध्यात्म पे, अर्थात अध्यात्म में, दान धर्म में भी यह पैसे खर्च करेगा। कुछ अलग करने के लिए भी यह पैसे खर्च करेगा, और बहुत पैसे खर्च करेगा। थोड़े बहुत नहीं, बहुत पैसे खर्च करेगा। एक कुंडली बनाइए मेष लग्न की। सर कौन सी लग्न की? मेष लग्न की एक कुंडली बनाइए, एरीज लग्न की। उसमें शनि को लग्न में लिख दीजिए।
शनि को कुंडली में लग्न में लिख दीजिए। ठीक है। अब हमें यह देखना है शनि की दृष्टि भी एक होती है। शनि की दृष्टि क्या है, 3, 7 और 10 है। तो अभी दृष्टि को भूल जाइए, हम मान के चलते हैं कि शनि की जो दृष्टि है वो 10 है ही नहीं, अभी के लिए मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि इस कुंडली में दसम भाव, 10th हाउस का हमें विचार करना है, दसम भाव को हमें समझना है। तो आप देखेंगे तो दसम भाव में तो कोई ग्रह नहीं है। दृष्टि वाइज भी देखें तो इस कुंडली में दृष्टि भी किसी की नहीं पड़ रही। ठीक है। हमें क्या दिखा? स्वामी 10th हाउस स्वामी हाँ 10th हाउस का शनि वहां पे है। तो हमें यही दिखा कि जो 10th हाउस का स्वामी है वो कहाँ गया, लग्न में चला गया, फर्स्ट हाउस में चला गया। 10th हाउस। ठीक है। अब आप लोग हमें बताएं कि यह व्यक्ति क्या काम करेगा जिससे इसका प्रोफेशन जो है वो स्टेबल रहेगा, बेहतर रहेगा, बताइए। सोचिए। सर एक व्यक्ति लॉयर वगैरह कोर्ट में काम, कोर्ट से जुड़ा काम करेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हॉस्पिटल नहीं से है। जुड़ा काम भी कर सकता है सर। जैसे दसम भाव का स्वामी लग्न में गया है। जो यहाँ पे हम यह बोलेंगे, भाई आपका जिस काम में मन लगता हो, जिस काम को करने में आपको अच्छा लगता हो, ये काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान पाकिस्तान ऐसा बम गिराना अच्छा लगता है, वो नहीं है। भाई आपको जो काम, जिस काम में बहुत बेहतर मन लगता हो, जो काम करने में आपको लगती हो अंदर से मैं खुश हो रहा हूँ। प्रथम हाउस क्या है, सेल्फ है, खुद है व्यक्ति। जो फर्स्ट हाउस है वो खुद है, व्यक्ति खुद है। और प्रथम हाउस में ही प्रोफेशन गया है। तो वहां पे यह व्यक्ति कह रहा है कि भाई जो काम में मन लगता है और जिस काम में तन लगता है, जो काम करना अच्छा लगता है उस काम को कर लो, वही तुम्हारा प्रोफेशन है, वही तुमको सब कुछ देगा। बस वही तुम्हारा कर्म है। क्योंकि प्रथम हाउस खुद होता है तो व्यक्ति की खुद की जो चेतना है वही करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे फिर आ जाएगा कि पहला भाव क्या है, तन है, हम खुद हैं। तो वहां पे आ जाएगा कि आप जिम का काम कर लो, जिम का काम कर लो, नहीं तो फिर आप शरीर से संबंधित, बॉडी संबंधित जो काम होते हैं उस काम को आप कर लो। तो सभी व्यक्ति तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो सकते हैं कि हाँ ये काम हम कर लें, वो काम हम कर लें। ठीक है। दूसरा, प्रथम भाव खुद, जिसे जीव, हम भृगुनंदी नाड़ी में जाते हैं तो गुरु को जीव कहते हैं। वैसे ही प्रथम हाउस क्या है, जीव है। हमारा जीव होता है फर्स्ट हाउस। क्या होता है फर्स्ट हाउस? जीव, जैसे टंग। इसे आप, नहीं नहीं, तन तो है ही, इसे हम कह सकते हैं तो यह कहेंगे कि भाई प्रथम हाउस हम खुद हैं। स्वास्थ्य किसका खराब होता है, किसी और का या अपना? अपना। बस। तो स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य को देखने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस को देखते हैं कि भाई इस व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो सबसे पहले फर्स्ट हाउस को देखो। इसलिए आप खुद जो है ना वो प्रथम हाउस है। आपको अपने बारे में जो प्रेडिक्शन चाहिए वो फर्स्ट हाउस आपको ला कर देगा। जैसे चौथे भाव को हम माँ कहते हैं, 9th हाउस को हम पिता कहते हैं, छठे हाउस को हम मामा कहते हैं, 7th हाउस को हम पार्टनर कहते हैं। ठीक है। 9th हाउस को हम साला कहते हैं, 5th हाउस को हम जो है वो संतान कहते हैं।
तो वैसे ही सभी को तो एक पार्ट मिल गया है कि भैया कि उसे देखना है तो उस घर को देख लो, उसे देखना है तो उस घर को देख लो, परंतु खुद को देखना है तो लग्न को देख लो। लग्न आ देगा कि व्यक्ति खुद कैसा है। हम प्रथम भाव से क्या देखते हैं? व्यवहार देखते हैं, बिहेवियर। व्यक्ति क्या देखते हैं? व्यक्ति का प्रभाव देखते हैं, कैसा प्रभाव होगा, बिहेवियर कैसा होगा। तो किसका बिहेवियर, किसका प्रभाव? खुद का बिहेवियर, खुद का प्रभाव। व्यक्ति दिखने में कैसा होगा? किसे? कौन? आप खुद दिखने में कैसे दिखोगे? आप खुद कैसे हो? तो वो कौन बताता है? वो फर्स्ट हाउस बताता है। तो इसलिए कहीं का स्वामी यदि फर्स्ट हाउस में जा रहा है तो सीधा कह रहा है कि भाई इस घर को आपको संभालना है, आपको जैसे मन वैसे आप कर लो, आपका हो जाएगा। ठीक है। अब इसी कुंडली में आप गुरु को दूसरे हाउस में लिख लीजिए और मंगल को तीसरे हाउस में लिख लीजिए। सेकंड हाउस में गुरु को, थर्ड हाउस में मंगल को। सर फिर से बताइए तो। बृहस्पति को सेकंड हाउस में और थर्ड हाउस में मंगल को, मार्स को। ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री लिख लीजिए। शनि की डिग्री 10, गुरु की डिग्री 11 और मंगल की डिग्री 12। शनि की डिग्री 10, गुरु की डिग्री 11 और मंगल की डिग्री 12। ठीक है। सर शनि किधर लिख रहे हैं? शनि लग्न में, शनि फर्स्ट शनि हाउस। उसका डिग्री क्या बोले शनि की डिग्री 10 है, गुरु की डिग्री 11 है और मंगल की डिग्री 12 है। सर? थैंक यू सर। धन्यवाद। तो इस कुंडली पे हम विचार करेंगे, दसम भाव को देखेंगे, इस व्यक्ति के प्रोफेशन को देखेंगे, हम कर्मों को देखेंगे कि इस व्यक्ति का कर्म क्या होगा। तो आपको क्या दिख रहा है? गुरु की भी दृष्टि जा रही है, पांचवी दृष्टि जा रही है दसम भाव पे। शनि की 10वीं दृष्टि जा रही है दसम भाव पे। और मंगल की 8वीं दृष्टि जा रही है दसम भाव पे। ठीक है। अब यहाँ पे तीन तीन ग्रहों की दृष्टियां हैं, परंतु सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होगा? कौन सा ग्रह वो है जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव होगा दसम भाव पे? मंगल। बताइए। मंगल मंगल। सर। मंगल। चलिए। तो अब सबसे पहला यहाँ तो ये समय दिख गया कि मंगल का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। अब मंगल का प्रभाव होगा वो ठीक है, परंतु क्या कार्य करने से इस व्यक्ति को बेहतर रहेगा, इस व्यक्ति का प्रोफेशन क्या रहेगा, उसे देखने के लिए फिर हमें मंगल की लॉर्डशिप देखनी होगी कि मंगल की लॉर्डशिप क्या है। तो इस कुंडली में आपको दिखेगा मंगल प्रथम हाउस का और 8वां, इन दो घरों का स्वामी है और थर्ड हाउस में बैठा है। ठीक है। तो इन दोनों घरों को यूज करना है। प्रथम हाउस क्या है? व्यक्ति खुद है। ठीक है। तो खुद है तो भैया खुद का जो मन है, खुद आप क्या कर सकते हो। एक दूसरा क्या है? 8वां भाव है। 8वां भाव वही आपका टैक्स है, इंश्योरेंस है, ज्योतिष है, दूसरे के पैसे से करने वाला काम है 8वां भाव। तीसरा हाउस को भी हमें यूज करना है। तीसरा हाउस क्या है? छोटा भाई है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अब व्यक्ति सबसे बेहतर जो काम है वह करेगा, सीए का काम कर ले।
टैक्स का काम कर ले, सीए से बेहतर इसके लिए रहेगा कि टैक्स का काम कर ले। ठीक है। टैक्स का काम क्यों करेगा? क्योंकि तीसरा भाव जो थर्ड हाउस है वो क्या है? डॉक्यूमेंटेशन है, दस्तावेजीकरण है। प्रथम हाउस क्या है? आप खुद है, आपको आपका मन किस काम में लग रहा है। ठीक है। आठवां हाउस क्या है? टैक्स है। और इंटरनेट के थ्रू कर ले। इंटरनेट क्या है? तीसरा भाव है। छोटे भाई को इन्वॉल्व इन्वॉल्व कर ले, क्योंकि तीसरा हाउस क्या है? छोटा भाई है। ठीक है। वैसे हमें यहाँ पे प्रोफेशन निकालना है तो निकलेगा कि भाई एक व्यक्ति टैक्स का काम कर ले इंटरनेट और छोटे भाई के साथ जुड़कर, तो बहुत बेहतर रहेगा। या फिर उसके सामने 5 ऑप्शन, 6 ऑप्शन, 10 ऑप्शन रख दीजिए आठवें भाव का, और उससे खुद कहिए भैया चूज कर, तुम जो करना चाहो वो तुम कर सकते हो, तुम्हारे लिए यही बेहतर प्रोफेशन रहेगा। क्योंकि जो अपने मन से वो करेगा वो और अच्छा है उसके लिए। ठीक है। एक और कुंडली बनाइए, स्कॉर्पियो लगने की, वृश्चिक लगने की एक और कुंडली बनाइए। ठीक है। तो यहाँ पे आप कुंडली बन गई आपकी। चंद्रमा को लग्न में लिख लीजिए। मंगल, शनि, शुक्र, इन 3 ग्रहों को आप थर्ड हाउस में लिख लीजिए। गुरु और बुध को हट जाएंगे। गुरु और बुध को चतुर्थ भाव में लिख लीजिए। सूर्य को पंचम हाउस में लिख लीजिए। ठीक है। चंद्रमा फर्स्ट हाउस में, शनि, शुक्र और मंगल थर्ड हाउस में, गुरु और बुध जो है वो चौथे में, सूर्य पांचवे में, राहु छठे में और केतु 12वें में। ठीक है। हो गया। अब सभी की डिग्रियां लिख लीजिए आप। सूर्य की डिग्री 9 है। चंद्रमा की डिग्री जो है वो 25 है। मंगल की डिग्री 19 है। बुध की डिग्री 29 है। गुरु की डिग्री 25 है। शुक्र की डिग्री 22 है। शनि की डिग्री 27 है। और राहु और केतु की डिग्री 29 है। ठीक है। सर राहु केतु किधर है? 29 है राहु केतु की डिग्री। ठीक है। नहीं, कौन सा भाव और में? यहाँ सिक्स्थ भाव में राहु, राहु और हाँ, 12th भाव में केतु। ओके। धन्यवाद। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राहु और केतु की जो दृष्टियां हैं वहां भी 7 ही कंसीडर करेंगे। जब 5 और 9 को जब लेना है उस वक्त हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम 7 को ही लेंगे। ठीक है। 5 9 को हम नहीं लेंगे। ठीक है। तो दृष्टियां जो है वो राहु राहु केतु की साथ ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर आप कहोगे कि भाई राहु की भी दृष्टि जा रही है 10वें भाव पे। इस व्यक्ति के प्रोफेशन के बारे में हमें जानना है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन कौन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और किस ग्रह की सबसे ज्यादा डिग्री है, कौन ग्रह सबसे ज्यादा प्रभाव दे रहा है दशम भाव पे। आपको दिखेगा बुध की डिग्री सबसे ज्यादा है और दशम भाव को देख भी रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में यह तो तय हो गया कि भाई यह व्यक्ति जो है वो यह व्यक्ति जो है वो बुध के अंतर्गत अपने काम को करेगा, अर्थात अपने प्रोफेशन को करेगा। और कैसे करेगा, तो उसके लिए हमें बुध की लॉर्डशिप और बुध कहाँ बैठकर दृष्टि डाल रहा है उसे देखेंगे। तो हमें याद दिखा कि बुध दृष्टि डाल रहा है चतुर्थ भाव से, और बुध की जो लॉर्डशिप है वो 8वें हाउस में है और 11वें हाउस में है। तो इन तीन घर को मिलाकर और बुध को मिलाकर हमें प्रेडिक्शन करना है कि भाई यह व्यक्ति कौन से कार्य को करे जो इसके लिए बेहतर है। ठीक है, 8वां भाव क्या है, ज्योतिष है। आठवां भाव क्या है, ज्योतिष है। बुध क्या है, पढ़ना या पढ़ाना है ना। और कहाँ से, वो चौथे भाव से है, अर्थात कि अपने घर के पास या घर से ही। तो हमने देखा कि बुध किन किन भाव का स्वामी है। या तो हमें दिख गया कि बुध जो है वो अष्टम भाव का स्वामी है और एकादश का स्वामी है। एक चीज और हमें यहाँ देखने को मिल रही है कि जातक के प्रोफेशन में परेशानी आएगी। परेशानी कहाँ से आएगी, वो अष्टम भाव से आएगी। क्योंकि अष्टम भाव को यदि वो वह उपयोग में नहीं लेगा, यूटिलाइज नहीं करेगा, तो अष्टम भाव से परेशानी भी देखने को मिलेगी इसके जीवन में खासकर। ठीक है, यदि जातक ज्योतिष का काम कर ले, जातक जो है वो ज्योतिष का काम कर ले, सीए का काम कर ले, अकाउंट का काम कर ले, डॉक्यूमेंट का काम, क्यों, क्योंकि बुध आ रहा है, डॉक्यूमेंट का काम कर ले। फिर बुध क्या है, डेटा है, डेटा है ना। और 8वां भाव क्या है, रिसर्च है। तो जो डेटा रिसर्च होता है उसका भी काम कर ले तो बेहतर रहेगा इस व्यक्ति के लिए। यदि कोई व्यक्ति हमसे पूछे कि यह व्यक्ति क्या करे तो बेहतर है, तो मेरा यह मानना होगा कि यह व्यक्ति कुछ ना करे, ज्योतिष को यह पढ़ाए, ज्योतिष को यह पढ़ाए तो इसके लिए बहुत अच्छा है। क्यों, आप कुंडली में पीछे जाइए तो आपको दिखेगा बुध के साथ गुरु बैठे हैं। गुरु ज्ञान देने का काम करता है, गुरु खुद टीचर है। और बुध क्या है, पढ़ाना है। 8वां भाव क्या है, ज्योतिष है। तो इससे हम कह सकते हैं कि सबसे बेहतर काम इस व्यक्ति के लिए रहेगा कि यह व्यक्ति ज्योतिष को पढ़ाए, तो उससे बेहतर इसके लिए और कोई काम नहीं होगा। अच्छा, दृष्टियां सभी को याद है, दृष्टियां जो होती हैं ग्रहों की सभी को पता है, याद है। यस सर, यस सर, पता है सर। चलिए ठीक है, ये तो सभी को पता है कि हर घर जो है, प्रत्येक ग्रह जो है वो अपने घर से 7वें घर को देखता है। ठीक है, लेकिन दो तीन ग्रह हैं जिन्हें दृष्टि महत्वपूर्ण दी गई है, महत्वपूर्ण दृष्टियां दी गई हैं, या फिर हम यह कह सकते हैं कि उन्हें विशेष रूप में दृष्टि प्रदान की गई है कि तुम कुछ अच्छा करो, कुछ बेहतर करो। कौन कौन से ग्रह हैं वो, गुरु हैं। गुरु को 3 दृष्टि दी गई है, 5, 7 और 9। ठीक है, और सभी ग्रहों की 7 दृष्टि है, 5 और 9 जो है गुरु की विशेष दृष्टियां हैं। ठीक है, उसके बाद शनि, शनि को विशेष ठीक दृष्टि है कौन कौन सर, दी हम लिख गई है। ले रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए आप। और शनि, शनि की कौन सी विशेष दृष्टि है,
3 है और 10 है। तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि शनि की ये विशेष दृष्टियां हैं। एक और ग्रह है जिन्हें विशेष दृष्टि प्राप्त हुई है, वो कौन है? मंगल। मंगल को कौन कौन सी दृष्टि प्राप्त हुई है? 4 और 8। चौथी दृष्टि और 8वीं दृष्टि ये किसे प्राप्त हुई है? मंगल को प्राप्त हुई है विशेष रूप में। एक शब्द आप लोग लिख लीजिएगा, गुरु की जो दृष्टि होती है वो गंगा जल के समान होती है। गुरु की जो दृष्टि होती है वह गंगा जल के समान होती है। उसे हम गंगा जल कंसीडर करते हैं कि वह गंगा जल है। जहां जाता है उस घर को शुद्ध कर देता है, उस घर को पवित्र कर देता है। गुरु की जो दृष्टि होती है वो गंगा जल के समान होती है। सर हाँ बताइए। सर मंगल का 4th and 8 विशेष है, गुरु का हाँ 5 and 9 विशेष है, शनि का 3 and 10 विशेष है, राहु हाँ का भी हाँ। 5 and 9 विशेष है और केतु का भी 5 and 9 विशेष है। नहीं नहीं, ऐसा? अभी राहु केतु की हम बात नहीं करेंगे। अभी जस्ट मैंने कहा कि राहु केतु की जो दृष्टि है उस पे अभी हम हम्म। चर्चा नहीं करेंगे, जब उसकी हाँ, बात होगी बाकी का तो उस यही पे है ना। आएंगे। हाँ बाकी का यही है। थैंक यू सर। धन्यवाद। गुरु की जो दृष्टियां हैं वो जिस जिस भाव पे पड़ती है, खासकर 5वीं और 9वीं की हम बात कर रहे हैं, 7वीं की नहीं। 7वां तो समान है, 7वां तो सभी की दृष्टि है। इसलिए जो 5वीं और जो 9वीं दृष्टि है वो विशेष दृष्टि है गुरु की। ठीक है, विशेष दृष्टि गुरु की 5वीं और 9वीं है। अब 5वां और 9वां विशेष क्यों है? जब आप कुंडली देखते हो तो 5वां हाउस क्या है? पूर्व जन्म के कर्म है आपके पास, आपका 5वां हाउस। 5वां हाउस जो है वो पूर्व जन्म के कर्म है। और पूर्व जन्म के कर्म में हम कहेंगे 5वां हाउस जो है वो पूर्व जन्म का पुण्य कर्म है, पाप कर्म नहीं। पूर्व पुण्य कर्म है 5वां हाउस, 5वां भाव, गुरु की 5वीं दृष्टि। ठीक है। एक कुंडली बना लीजिए आप लोग, ऋषभ लग्न की। ऋषभ लग्न की, टॉरस लग्न की एक कुंडली बना लीजिए। सर कौन से लग्न की कुंडली बनानी? ऋषभ लग्न की कुंडली बना दी है, दूसरा लग्न। गुरु की 5th दृष्टि कहीं भी पड़े, मतलब वो पूर्व जन्म का गुड कर्म है, ऐसा बोल रहे हो आप क्या? हाँ हाँ, अभी उस पे ही चर्चा करेंगे हम।
उसमें ही अभी बात होगी। आप लोग आप लोगों को याद है कल मैंने कौन सी कुंडली डाली थी ग्रुप में? किसकी कुंडली थी? मेष लग्न के थे। मेष लग्न की। उषा किरण। धन्यवाद। राहु और शुक्र थे। जो कुंडली आप लोग कुछ देर पहले बनाए थे, चलिए ये कुंडली आपकी बन गई। इसमें लिख लीजिए, आप चंद्रमा को आप लिख लीजिए 7th हाउस में। चंद्रमा को 7th हाउस में लिख लीजिए। सूर्य को 11th में लिख लीजिए। बुध और गुरु को 10th में लिख लीजिए। शनि शुक्र और मंगल को 9th में लिख लीजिए। केतु 6 में और राहु 12 में। राहु कहाँ पे सर? 12 में। और फर्स्ट सबसे फर्स्ट कहाँ, क्या बोले थे सर आप? क्या लिखने के लिए? चंद्रमा। चंद्रमा 7th में चंद्रमा। थैंक यू सर। जी, और जो डिग्रियां हैं, जो पीछे ग्रहों में की डिग्रियां हम लिखवाए थे अभी, जो पिछली कुंडली थी उसकी, वही डिग्रियां इसमें भी लिख लीजिए आप लोग। हो गया। अब इसमें हम देखेंगे गुरु की जो पांचवी दृष्टि है इस कुंडली में कहाँ पड़ रही है। गुरु की जो पांचवी दृष्टि है वो इस कुंडली में कहाँ पड़ रही है? है ना बाबा पर सर? तो आपको दिखेगा गुरु की जो पांचवी दृष्टि है वो ठीक दूसरे भाव धन भाव पे पड़ रही है। ठीक है। धन भाव की जो सिग्निफिकेटर है, जो धन भाव के कारक तत्व में है, वो क्या है मोस्टली? एक है वाणी। हमारा वाणी क्या है? दूसरा है कुटुंब परिवार। तीसरा है धन। संस्कार, क्योंकि दूसरा भाव संस्कार भी हमारा है। ठीक है। गुरु की पांचवी दृष्टि, गुरु का जो आपका जो पूर्व जन्म के जो पुण्य कर्म है वो कहाँ जा रहे हैं? दूसरे भाव में। ठीक है। गुरु को एक प्रकार से हम क्या कहते हैं कि भाई सिद्ध पुरुष है, कहते हैं ना, सिद्ध है। तो वाणी यहाँ आ रही है हमारी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो वाणी होगा, जो आवाज जो इस व्यक्ति की जो ये बोलेगा, वाक्य सिद्धि आप लोगों ने सुना है। वाक्य सिद्धि क्या होती है? जो वो बोलता है वो हो जाता है। हाँ, तो इसे ये नहीं कहेंगे कि जो बोलता है वो हो जाता है, वो होता ही है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को वाक्य सिद्धि मिलती है।
क्यों? क्योंकि गुरु की पांचवी दृष्टि जो है वो दूसरे भाव पे जा रही है, तो उसके वाणी पे जा रही है, उसके वाणी पे जा रही है। तो इसलिए हम कहेंगे कि भाग्य सिद्धि इस व्यक्ति को यहाँ मिल रही है। ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रेडिक्टर, जो कुंडली देखते हैं और जो बहुत सटीक प्रेडिक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे ज्योतिषी होने के लिए बहुत अच्छी चीज आप में होनी चाहिए कि जो आप बोल रहे हो वो सत्य हो जाए। ठीक है, आपने जो कुंडली देखकर बताई वो सत्य हो जाए, वो क्या है, बहुत अच्छा प्रेडिक्टर है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा प्रेडिक्टर भी होगा। क्यों? क्योंकि उसे वाक्य की सिद्धि उसके पास है, वो जो बोलेगा वो सत्य हो जाएगा, तो उसका बहुत अच्छा प्रेडिक्टर भी होगा। फिर परिवार में वृद्धि, गुरु की पांचवी दृष्टि जहां भी जाती है उस घर के कारक तत्वों की वृद्धि करता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? परिवार में वृद्धि। परिवार में वृद्धि किस चीज की? सुख शांति की वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि, अध्यात्म की वृद्धि, क्योंकि जिसके पास जो रहेगा वही वो देगा। ठीक है। जिसके पास जो नहीं है वो दे ही नहीं सकता है। तो गुरु के पास क्या है? अध्यात्म है, सुख शांति है, ज्ञान है। तो इन सब चीजों की वृद्धि इस परिवार में होगी। सर धन भी फिर तो क्या बहुत है? ज्यादा हो जाएगा ना उसके नहीं पास। नहीं, धन बहुत ज्यादा नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे हम नहीं कंसिडर करेंगे, हम उसी पे आ रहे हैं। सर आप धन बोले इस थे ना व्यक्ति के उसका पास, बताइए। आप बोले थे ना पूर्व जन्म का गुड कर्म है तो धन का भाव है, तो इसका धन अच्छा होना चाहिए ना। बता रहे हैं इसे, इस व्यक्ति को धन की वृद्धि हम नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम यह कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को इसका कोई भी काम, इसके परिवार का काम हो या इसका कोई भी काम हो, धन के बिना नहीं रुकेगा। धन के कारण इस व्यक्ति का कोई काम नहीं रुकेगा, धन इसके काम में अड़चन नहीं आएगी। जैसे बेटे को फॉरेन भेजना है, उसे 1 करोड़ रुपए देने हैं, तो वो पैसा आ जाएगा, उस पैसे की चिंता इस व्यक्ति को नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। यहाँ हम यह बोलेंगे कि पैसा उसके पास आ जाएगा, पैसे की चिंता इस व्यक्ति को नहीं करनी पड़ेगी। तो धन के मामले में यहाँ पे हम यह कह सकते हैं कि धन की लिए से चीजें मिल जाएंगी, कहीं से मिले वो अवेलेबल हो जाएगा। अब वो क्यों अवेलेबल हो जाएगा? पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के कारण अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि भौतिक चीजें जो है ना, जैसे धन क्या है, भौतिक है, इसे हम लेकर कहीं जा नहीं सकते हैं। ठीक है। तो जो भौतिक चीजें हैं उस पे भी महत्व नहीं होता है, खासकर पुण्य का। अब हम पुण्य कर रहे हैं तो भगवान से हम ये नहीं कहेंगे कि मुझे आप 10 करोड़ रुपए दे दो, मुझे ये दे दो, वो दे दो, ऐसा दे दो, वैसा दे दो। वो हम मांग रहे हैं तो मेरी मूर्खता है, आपकी मूर्खता है कि हम सर भौतिक वो मतलब गलत कर रहे थे। मटेरियलिस्टिक। क्या? भौतिक मतलब मटेरियलिस्टिक। हाँ वही। उसके बाद क्या आता है संस्कार। तो हम यहाँ पे संस्कार को भी कहेंगे कि भाई इनके घर के जो बच्चे होंगे या इनका जो संस्कार होगा, इस व्यक्ति का जो संस्कार होगा, वो इन्हें बचपन में बहुत अच्छे मिले होंगे।
अब इनके माता पिता इन्हें दे या इनके दादा दादी दे या बाहर का कोई व्यक्ति दे, लेकिन संस्कार बहुत बेहतर इस व्यक्ति को मिला होगा। क्यों? क्योंकि गुरु की पांचवी दृष्टि है यहाँ। ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी कुंडली में चौथे भाव में बृहस्पति बैठ जाए। अब बृहस्पति की दृष्टि कहाँ जा रही है? आठवें भाव पे जा रही है। आठवें भाव पे बृहस्पति की दृष्टि जा रही है, चौथे भाव में बृहस्पति बैठे हैं क्योंकि पांचवी दृष्टि जा रही है। तो यहाँ पे आठवां भाव क्या है? बिना कमाया हुआ पैसा है, जिस पैसे के लिए आप मेहनत नहीं करते हो वो पैसा है, जो बाप दादा पिताजी दादाजी इन सब से मिला हुआ पैसा है। फिर क्या है? आठवां भाव आपका आयु है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भाई आपकी आयु बेहतर रहेगी, आपको आयु में कोई समस्या नहीं आएगी, अर्थात आप लंबे समय तक रहोगे। फिर दूसरा यह कह सकते हैं कि पैसा आपको मिलेगा, आपके पूर्वजों से मिले, आपके पिताजी दादाजी से मिले, बिना कमाया पैसा आपको मिले। इसलिए दहेज को भी आठवें भाव से लेते हैं क्योंकि वो बिना कमाया पैसा होता है। ठीक है। तो ये सब आपको आठवें भाव से मिलेगा। यदि ये कुंडली किसी फीमेल की है, किसी की है, तो बहुत बेहतर है उसके लिए। उस पे आएंगे। ठीक है। मान लीजिए ये कुंडली जो है वो किसी फीमेल की है, किसी लड़की की है, और चौथे में बृहस्पति है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। क्यों है? बृहस्पति मतलब शुक्र? क्या? बृहस्पति क्या होता है? बृहस्पति गुरु। अच्छा। जुपिटर। ठीक है। तो चौथे में किसी फीमेल चार्ट में बृहस्पति बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, और वो आठवें भाव पे अपनी पांचवी दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे भाई? आठवां भाव क्या है? किसी लड़की कुंडली में आप जाकर देखो तो वहां मिलेगा क्या? सातवां भाव क्या है? उसका पार्टनर है। आठवां भाव क्या है? पार्टनर का धन है, पार्टनर का परिवार है। तो जो पार्टनर का परिवार उसे मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा, अर्थात इसे हम ससुराल भी कह सकते हैं। उस परिवार के साथ वो रहेगी तो वो बहुत अच्छा मिलेगा उसे। क्यों मिलेगा? क्योंकि पार्टनर से वो दूसरा हो गया और गुरु की दृष्टि वहां पड़ गई। तो गुरु क्या है? गंगा जल है, खासकर पांचवी दृष्टि। ठीक है। अब इसी को हम ले लेते हैं अष्टम भाव में। आठवें भाव में यदि बृहस्पति आ जाए तो क्या देगा? तो आठवां भाव में बृहस्पति आएंगे तो क्या देगा व्यक्ति को? आठवें भाव की जो दृष्टि जाएगी वो कहाँ जाएगी? पांचवी, 12वें पे जाएगी। 12वां भाव क्या है? मेरा मानना है, जो लोग कहते हैं कि आठवें में गुरु हैं वो खराब है, मेरा मानना है कि आठवें में गुरु बहुत अच्छे होते हैं। जैसे 12वां भाव क्या है? मुक्ति है। मुक्ति ये नहीं कि मोक्ष ही मुक्ति है। मुक्ति ये नहीं है कि इस दुनिया से हम चले गए और उसके बाद इस दुनिया में हमें नहीं आना है दोबारा, वही मुक्ति। वो मुक्ति नहीं। मुक्ति वो है कि आपने कहीं से बहुत सारे पैसे लोन में ले लिए और वो पैसे आपको देने हैं, जिस दिन आप दे दोगे वो आपकी मुक्ति है। आप जेल चले गए, जेल से आपको आना है, जिस दिन आप आ जाओगे वो आपकी मुक्ति है। आप किसी व्यक्ति के बंधन में फंस गए, मोह भी एक बंधन है। ठीक है। आप किसी व्यक्ति के मोह में फंस गए। ठीक है। और उस मोह से जिस दिन आप निकल गए वो मुक्ति है। ठीक है। तो यदि आपकी कुंडली में आठवें में बृहस्पति है और वो 12वें को देख रहे हैं, पांचवी दृष्टि 12वें को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप कहीं फंस जाओगे, बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे, और वहां से मुक्त आपको बृहस्पति करेगा। वहां से मुक्त मुक्त आपको बृहस्पति की पांचवी दृष्टि कर देगी। आपको मुक्ति के लिए इधर उधर दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ब खुद आपको मुक्त कर देगा। नहीं समझ में आया सर। समझा रहे हैं। आठवां भाव क्या है?
अच्छा, और किसी को समझ में नहीं आया, फिर और सभी को समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं। एक कुंडली बना लीजिए तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल में एक कुंडली बना लीजिए मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न की एक कुंडली बना लीजिए। जो 8th हाउस है, 8वां भाव है, उसमें आप गुरु बृहस्पति को लिख दीजिए, ठीक है। और जब आप 8वें भाव से आगे बढ़ोगे, 8th हाउस से जब आप आगे बढ़ोगे, तो 8th हाउस से आप गिनोगी 5वीं दृष्टि, गुरु की 5 9 दृष्टि है ना, तो 5वीं जो महत्वपूर्ण दृष्टि है गुरु की, वो कहाँ जा रही है? 12th हाउस में पढ़ रही। ठीक है, तो 12th हाउस में पढ़ रही है। अब 12th हाउस में पढ़ रही है तो 12th हाउस को हम समझेंगे, 12th हाउस क्या है? 12th हाउस जो है वो मुक्ति है, अध्यात्म है, अध्यात्म से ही हमें मुक्ति मिलती है। ठीक है, 12th हाउस क्या है? मुक्ति है। हम कहें तो हॉस्पिटल से ही मुक्ति मिलती है, जेल से ही मुक्ति मिलती है। हॉस्पिटल भी 12th हाउस है, मुक्ति भी आपका अस्पताल हॉस्पिटल भी 12th हाउस है, जेल भी 12th हाउस है। ठीक है, तो मुक्ति का तात्पर्य है आप किसी चीज से बाहर निकल गए, वही मुक्ति है। जैसे आपने कहीं से लोन लिया हो, ठीक है, मान लीजिए आपके ऊपर 10 12 करोड़ रुपए का लोन है, ठीक है। अब वो लोन आप जिस दिन दे दोगे उस दिन आपको लगेगा कि हाँ इस लोन से हम मुक्त हो गए, या नहीं लगेगा? लगेगा। कोई व्यक्ति जेल में है, ठीक है, और जिस दिन वो जेल से बाहर निकलेगा तो उसे लगेगा कि हम जेल से मुक्त हो गए, जेल से बाहर निकल गए, चलो अच्छा हुआ हम जेल से बाहर निकल गए। तो वो क्या है, इसे हम मुक्ति कहते हैं। तो मुक्ति का कारक कौन है? 12th हाउस है। मुक्ति का सिग्निफिकेटर किसके पास है? 12th हाउस के पास है। मुक्ति दे कौन सकता है? 12th हाउस दे सकता है। ठीक है, अब 12th हाउस में मान लीजिए कि शनि बैठ गया, या 12th हाउस में राहु बैठ गए, केतु बैठ गए, मंगल बैठ गए, क्या है? पापा ग्रह है, मेलिफिक प्लैनेट है। जब ये बैठेंगे आपके कुंडली में 12th हाउस में, तो इन सब चीजों से जल्दी ये मुक्त आपको करेंगे? लोन से आपको मुक्त करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका काम ही है, ये मेलेफिक है, काम ही है कि भाई हम थोड़ा अलग तरीके से काम करते हैं, हम जल्दी किसी किसी का काम नहीं करते हैं, हम सरकारी बाबू हैं। ठीक है, परंतु जब गुरु की 5वीं दृष्टि रहेगी, गुरु क्या है? गंगा जल है। गुरु की जब 5वीं दृष्टि जाएगी, जो आपके पूर्व जन्म के जो पुण्य कर्म की दृष्टि जाएगी, तो वो 12th हाउस से कहेगा कि भाई इस व्यक्ति को मुक्त कर दो, लोन से मुक्त कर दो, जेल से मुक्त कर दो, रोग बीमारी ये सब जो चीजें हैं इन सब सही से मुक्त कर दो। जैसे 12th हाउस से हम बीमारी भी देखते हैं, तो इन सब जगहों से क्या करो, इसे मुक्त कर दो। ठीक है, तो उस मुक्ति को जो देगा वो गुरु का 5वां दृष्टि है। वो आपको इजी वे में दे देगा, आपको इधर उधर दौड़ने की भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भाई हम हमें लोन का पैसा देना है तो कैसे नहीं क्या दे, वो गुरु खुद ना खुद कहीं से व्यवस्था करेगा और आपको आपसे दिलवा देगा। अब गुरु खुद आकर आपके पास नहीं आएगा कि भाई ये पैसा लो तुम जाकर दे दो, वो नहीं। वो आपको एक रास्ता दिखा देगा कि इस रास्ते से तुमको पैसा लाना है और तुम्हें देना है। ठीक है, और फिर वही रास्ते की बात आ गई तो गुरु की लॉर्डशिप आपको देखनी होगी। अब समझ में आया? थोड़ा थोड़ा। जी सर, गुरु का मतलब है मुक्ति, 5वीं दृष्टि। और 12th हाउस गुरु का मतलब है वही ना, मुक्ति। गंगा जल। गंगा जल, सॉरी, सब चीजें क्लीन कर देता है। और 12th हाउस का मतलब है मुक्ति, जो भी चीजें वहां पे है, उस अगर गुरु की वहां दृष्टि पड़ी तो वहां से सब पूरा क्लीन हो जाएगा, वही ना। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक, अच्छी बात है। अब इसे फिर एक दूसरे तरीके से हम लेते हैं। अब 12th हाउस में मान लीजिए गुरु आ जाए,
किसी कुंडली में आपको 12वें भाव में गुरु दिख जाए, ठीक है, तो गुरु की 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? चौथे भाव पे जाएगी ना, 4th हाउस पे जाएगी 5वीं दृष्टि। अब 5वीं दृष्टि जब 4th हाउस पे जाएगी तो उस व्यक्ति को क्या देगा गुरु? भूमि देगा, भवन देगा, वाहन देगा, मन की शांति देगा, ये सब चीजें अच्छे वे में देगा। सबसे बड़ी बात है, घर का जो वातावरण होगा वो बहुत अच्छा होगा। मन की शांति इस व्यक्ति के पास होगी। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार इन्हें वो सभी चीजें वो क्या है, वो अच्छी वे में देगा, गलत तरीके से नहीं देगा। ठीक है। सर हाँ बताइए। नाइन्थ गुरु की अगर 9th हाउस में है तो उसकी 5th दृष्टि 1st हाउस में पड़ी ना, हाँ हाँ, तो इसको इसका मतलब उसको क्या देता है वो, मतलब 1st हाउस का जो भी अच्छी मतलब है अच्छा वो सब देगा ऐसा? फर्स्ट हाउस क्या है? आपका स्वास्थ्य है। हाँ, फर्स्ट हाउस क्या है? आप खुद हो। हम खुद हैं। हाँ। हाँ, तो आपको बेहतर करेगा, आपके स्वास्थ्य को बेहतर करेगा। परंतु हमेशा याद रखिएगा, बहुत बड़ी हम्म बात है, गुरु क्या है? नीति है, नैतिकता है। गुरु धर्म है। यदि आप धर्म से परिवर्तित हो गए, यदि आपने हम्म अपनी नीति को बदल दिया, अर्थात कि भाई किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है, तो वहां पे आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी। वहां पे गुरु जो है वो आपका डिसबैलेंस हो जाएगा और फिर आपको समस्या देना शुरू कर देगा। ठीक है, हम बात सर करेंगे आज से। 1 मिनट, आज समय रहे तो आज या फिर कल बात करेंगे, जो जो मुख्य टाइम होते हैं, 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12, ये क्या होता है, फिर गुरु का क्या प्रभाव होता है, गुरु को कैसे यूटिलाइज करना है, इस पे हम बात करेंगे। पहले इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर लें। समय हुआ तो आज करेंगे, नहीं तो फिर कल करेंगे। अब मान लीजिए दूसरे भाव में बृहस्पति आ जाए, और दूसरे भाव में बृहस्पति आएंगे तो छठे भाव पे दृष्टि जाएगी। दूसरे भाव में बृहस्पति आएंगे तो छठे भाव 5वीं दृष्टि जाएगी गुरु की। अब छठा भाव क्या है? नौकरी है। छठा भाव बीमारी तो है, तो बीमारी से आपको क्या करेगा? वो ठीक करेगा। ठीक है। दूसरा छठा भाव क्या है? नौकरी है। नौकरी के ऑफर इस व्यक्ति के पास बहुत होंगे, मतलब सेवा देने का ऑफर इस व्यक्ति के पास बहुत होगा कि भाई यहाँ कर लो तो वहां कर लो, तो वहां कर लो तो वहां, बहुत इसके पास ऑफर होंगे सेवा देने के, नौकरी करने के। ठीक है। अब इसी गुरु को हम 11th में रख लेते हैं। 11th हाउस में यदि यह गुरु चला जाए तो गुरु की 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? 3rd हाउस पे जाएगी, तीसरे भाव पे जाएगी। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव क्या है? यदि आप लोग नहीं लिखे हैं लिख लीजिएगा। तीसरा भाव हमारा याददाश्त है, याद करने की जो हमारी क्षमता है वो क्या है? वो तीसरा हाउस है। ठीक है। तीसरा हाउस क्या है? प्लानिंग है। तीसरा हाउस क्या है? हमारा आत्मबल है, जो हमारा आंतरिक बल है। आंतरिक बल बोले कि शरीर से हम कितने बलशाली हैं, हम अपनी आत्मा से कितने बलशाली हैं, हम किसी स्थान पे कितना झुक सकते हैं या कितना टूट सकते हैं, वो बताता है तीसरा भाव। यदि गुरु की 5वीं दृष्टि जा रही है तो ऐसा व्यक्ति अपनी किसी भी हालात से झुक नहीं सकता है और ना ही टूट सकता है। अर्थात आत्मबल इसके पास इतना होगा कि मजबूत खड़ा रहेगा, हिलेगा नहीं। ठीक है। आत्मबल की कमी नहीं होती है ऐसे व्यक्ति के पास में जिसका गुरु जो है वो 11वें में बैठकर तीसरे को अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहा है। गुरु 5th हाउस में हो तो? गुरु 5th हाउस में हो तो वो अपनी 5वीं दृष्टि कहाँ डालेगा? 9वें भाव पे डाल रहा है, 9th पे डाल रहा है। 9th क्या है? भाग्य है। 9th क्या है? पूर्वजों की ब्लेसिंग है, पूर्वजों का आशीर्वाद है। और क्या है? आपका धर्म है। और क्या है? आपकी उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा है। इन सब चीजों में गुरु क्या करेगा? वृद्धि करेगा। अर्थात
पूर्वजों की आशीर्वाद आपको प्राप्त होगी, आपका लक, आपका भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। ठीक है, आपको उच्च शिक्षा प्रदान करेगा, आपको उच्च से उच्च शिक्षा आपको देगा, अर्थात 9th हाउस के कारक तत्वों में वृद्धि करेगा। ठीक है, अब आज जो है वो सिर्फ एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। बृहस्पति की नववीं दृष्टि, नौवा दृष्टि जो है वो क्या होता है, और उसके बाद फिर आज की क्लास को एंड करेंगे और फिर कल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब बृहस्पति की 5वीं दृष्टि को समझ लिए हैं, वो क्या है, आपके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार वो आपको रिजल्ट दे रहा है। वो पुण्य जन्म जो आपके पुण्य पुण्य कर्म है वो। सर 7th हाउस में गुरु, 7वें भाव में यदि गुरु आपका है तो अपनी 5वीं दृष्टि कहाँ डाल रहा है, 11th पे डाल रहा है। ठीक है, तो 11th हाउस के कारक तत्वों में वृद्धि करेगा। क्या करेगा वृद्धि, आपको लाभ देगा। ठीक है, सबसे बड़ा तो यही है, आपकी मनोकामना, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। और किसी को चाहिए क्या होता है, आज का जो जीवन है वो तो यही है ना। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि क्या है, 5वां दृष्टि तो हम समझे कि 5वां भाव जो है, 5वां भाव क्या है कुंडली का, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म या पाप कर्म। तो पूर्व जन्म के जो पुण्य कर्म है वह गुरु की 5वीं दृष्टि है। जो गुरु की 9वीं दृष्टि है वो क्या है, गुरु है, आपके पूर्वज है, आपके ऊपर ईश्वर, गुरु की कृपा, आपके पूर्वजों की कृपा और आपके ईश्वर की कृपा, ये तीनों वहां आपको प्राप्त होती है जहां भी बृहस्पति की नवम दृष्टि जाती है। ठीक है, जहां भी बृहस्पति की नवम दृष्टि जाती है वहां आपको गुरु, पूर्वज और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके कुंडली में तीसरे हाउस में, 3rd हाउस में गुरु बैठे सर हैं। रुकिए, सर रुकने दीजिए। सर गुरु की यार 9th आपको दृष्टि पड़ रही है तो क्या बोले, गुरु। गुरु, पूर्वज और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है उस भाव पे, उस भाव पे गुरु, पूर्वज और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं तृतीय भाव, 3rd हाउस में बृहस्पति हैं, गुरु हैं, तो क्या देंगे। तो 3rd हाउस से आप देखो कि 9वीं दृष्टि कहाँ जा रही है बृहस्पति की, तो आपको दिखेगा बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो एकादश भाव, जो 11th हाउस प्रश्न में अभी, जा रही है। हाँ जो प्रश्न अभी श्यामा पाठक जी का था, तो कहाँ जा रही है, 11th हाउस पे जा रही है। 11th हाउस क्या है, आपकी सभी इच्छाओं, आपकी जितनी इच्छा है, जैसे आप जब केपी पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि उसमें नंबर वाइज होता है, जिसे नक्षत्र नाड़ी कहते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे इसे हम। तो उसमें क्या होता है कि आप नक्षत्र नाड़ी में यदि आपका 5-11 अंक आ रहा है, ठीक है, तो 5 संतान, 11 इच्छा की पूर्ति, आपको संतान की प्राप्ति होगी। 4-11 आ रहा है तो 4 जो है वो घर है, भूमि है, वाहन है, और 11 मनोकामना इच्छा की पूर्ति है, तो आपको गाड़ी, मकान, घर ये सब मिलेगा। ठीक है, 7-11 आ रहा है तो आपका विवाह होगा। 7-2-11, दो दो जो है वो हो जाता है क्या, दूसरा भाव आपका परिवार, 7 क्या है आपका पार्टनर, 11 इच्छा की पूर्ति। तो अर्थात 11वां हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कर्म, काम के लिए, काम अर्थात हमने हमारी कामनाओं के लिए। ठीक है, तो एकादश भाव में यदि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है तो स्पष्ट रूप में वो यह कह रहा है आपसे, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, आपकी जितनी इच्छाएं हैं वो सभी की सभी इच्छाएं पूरी होगी। वो कैसे पूरी होगी, वो आपके गुरु के आशीर्वाद से पूरी होगी, वो आपके पूर्व के आशीर्वाद से पूरी होगी, वो आपकी आपके ऊपर जो ईश्वरीय कृपा है उससे पूरी होगी। ठीक है, अब 6ठे भाव में बृहस्पति हमको रख लेते हैं, 6th हाउस में बृहस्पति को हम रख लेते हैं। तो 6th हाउस में जब बृहस्पति जाएंगे तो बृहस्पति की सर दृष्टि कहाँ जाएगी, 9वीं, बताइए। सर
मतलब जो 9th दृष्टि है वो सबकी आशीर्वाद है, वो बोले ना आप। हाँ हाँ हाँ। मतलब सबकी। तो 11th हाउस इच्छा पूर्ति है। हाँ 11th हाउस तो इच्छा पूर्ति है ना, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला भाव है। छठा भाव, छठे भाव में यदि बृहस्पति गए हैं तो छठे भाव से वो किस भाव पे दृष्टि उनकी 9वीं दृष्टि जाएगी बताइए। छठे भाव से 9वीं दृष्टि जो गुरु की है वह धन दूसरे भाव। भाव पे जाएगी, सेकंड पे जाएगी। ठीक है, जी। तो इस स्थिति में आपको ईश्वर की कृपा से धन की प्राप्ति होगी। ईश्वर के गुरु और पूर्वजों की कृपा से आपको धन, वैभव, ऐश्वर्य इन सब की प्राप्ति कहाँ से होगी, और सेकंड हाउस। संस्कार की प्राप्ति होगी। साथ में फिर देखें तो भोजन, भोजन की प्राप्ति भी आपको वहीं से होगी, क्योंकि आजीविका, भोजन का भी स्थान जो है वो दूसरा भाव है। हाँ सर, आज बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अच्छा, आवाज नहीं जा, आवाज हमारी जा रही है। जी सर, आ रही है। हाँ, कल जो है वो प्रश्न यही था इस कुंडली से कि इस व्यक्ति को धन की प्राप्ति कहाँ से होगी, बताइए। इस व्यक्ति को धन की प्राप्ति कहाँ से होगी। सर इनका पूर्वजों का कुछ तो रहेगा, उसमें ये नौकरी कर रहे होंगे, उससे धन प्राप्त हो रहे हैं। या पूर्वजों का बिजनेस भी कर सकते हैं, बिजनेस। अपने ही परिवार का, कोई कुटुंब का। ये आप लोग कैसे देखकर बता रहे हैं, एक्सप्लेन कीजिए इसे। ये सर हम भी वही सोच रहे थे, लोग कैसे बता। हाँ सर, एक शुक्र लग्न में है, धन भाव वृषभ राशि है, और शुक्र का मूल त्रिकोण सप्तम भाव में आ रहा है, वो बिजनेस का है। और सेकंड हाउस परिवार और सेवा करे, 6th हाउस का नाम है बुध। आपकी आवाज कट रही है। नौकरी करेगा उसमें, ऐसा। एक मिनट, इसे अब समझेंगे हम। सबसे पहले याद रखेंगे कि धन भाव पे किसके कौन ग्रह बैठा है, तो वहां हमें दिखा कोई भी ग्रह धन भाव में नहीं बैठा है। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि धन भाव पे दृष्टि किसकी पड़ रही है, तो धन भाव पे हमें मिला कि धन भाव पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन हम देखेंगे कि धन भाव का स्वामी कहाँ है। तो धन भाव का स्वामी मिला कि धन भाव का जो स्वामी है वो लग्न में बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है। तो हम यह कहेंगे जिस काम को यह करेगा उस काम से पैसा आएगा, जिस काम में इसका मन लगेगा, जिस काम को ये इसे करने में अच्छा लगेगा उस काम से पैसा आएगा। अब वहां शुक्र आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि शुक्र संबंधित यह काम करे तो और बेहतर इसके लिए है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दृष्टियां हमें लेनी नहीं ना है। दृष्टियां यहाँ पे ना दृष्टि हमें किसी ग्रह की दिख रही है, और ना ही हमें यह दिख रहा है कि यहाँ पे